सीएम और योगी स्कूल जा आदित्यनाथ जी रही एक बार थी। फिर लाइव आए और उन्होंने उसने बताया मेरे कि किस कान में किस आके सेक्टर कहा, में उसने किस कहा हमें तरह डर तो इन्वेस्ट हो नहीं रहा है, है और किस किस सेक्टर में लेकिन कितना उसी लाभ दिया प्रकार जा के एक सकता गुंडे है, को मैंने एक दिन कहाँ सड़क पे पे देखा किस है। तरह निवेश किया गया है और किस तरह तो उत्तर प्रदेश की मैंने जनता को लाभ दे सकते वहाँ हैं, के एसपी पूरी को चीज़ें बुलाया। बारीकी से बताई गई है। तो वीडियो को मैंने कहा लास्ट भी तक ज़रूर पूछो, ये देखिएगा। मालूम वीडियो करो कि पसंद क्या आए तो वह वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर अपराधी कीजिएगा। जेल से छोटा तो नहीं है, और छोटा है तो कैसे घूम रहा है। आप आश्चर्य करेंगे कि इतनी बात मैंने कही थी, वो बात कहीं से लीक हुई और अगले दिन कोर्ट में एक एप्लीकेशन पड़ी कि हम सब अपनी बेल कैंसिल कराना चाहते हैं उस अपराधी के आए। तो हम लोगों ने कहा भाई, मुझे जानकारी मिली तो हमने कभी इसके बेल कैंसिल नहीं होनी है, उसको बाहर ही रहना चाहिए। और अब हिसाब किताब आमने सामने होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज कैराना, कांधला हो या कहीं भी हो, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं। और ये पहली शर्त है किसी भी राज्य के लिए और किसी भी देश के लिए कि सुरक्षा का वातावरण हो जो राज्य को देना चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए, हर व्यक्ति का यह अधिकार है। दूसरा, पिछले 11 वर्ष के अंदर देश ने आर्थिक रूप से काफी प्रगति की है और बहुत शानदार दिशा में आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया के अंदर आर्थिक उन्नति के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने को अग्रसर हो रहा है। तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए, कैसे हम एक कॉमन मैन के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक बन सकते हैं और तकनीक कैसे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। डीबीटी के माध्यम से हर व्यक्ति के खाते तक पैसे का पहुंचना उस तकनीक के माध्यम से संभव हो पाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उन सभी प्रावधानों को समाप्त करने की दिशा में जो आर्थिक उन्नति में बाधक थे, बैरियर बनकर के अनावश्यक व्यवधान पैदा करते थे, उन सभी को दरकिनार करते हुए जो रिफॉर्म हुए हैं वह तेजी के साथ आगे बढ़े। और आज परिणाम क्या है? यूपी जैसा राज्य, मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। उत्तर प्रदेश ने, मैं भी पिछले दिनों जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन चल रहे थे तो मैं इलेक्शन प्रचार में था, मेरी वहां कुछ उद्यमियों से बातचीत हो रही थी जो वहां से कह रहे थे कि हम यूपी की तरफ आना चाहते हैं। हमने कहा यूपी में आपका स्वागत है, लेकिन बंगाल का क्या होगा? मैं भौचक था। 7,000 से अधिक उद्योग वहां से प्लान किए हैं एक छोटे से पीरियड में। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके यहां क्या स्थिति है। मैंने कहा मेरे 9 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 18,000 से अधिक बड़े उद्योग लगे हैं और 96 लाख एमएसएमई यूनिट स्थापित हुई है यूपी के अंदर। कहा 96 लाख? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भी देखो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, 25 करोड़ से ऊपर की आबादी यूपी के, तो आखिर उतने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी तो देना है। हमारी पॉलिसी है और मेरा मानना है इस बड़े उद्यम के लिए, बड़े उद्योग के लिए उसकी जो ताकत होगी
वो यह एमएसएमई होगी, और उसको हम इसलिए हर एक जनपद में हम लोगों ने 2018 में ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसे आगे बढ़ाया, उसकी ब्रांडिंग की, और उसी ब्रांड के माध्यम से हम उसको प्रमोट करते हैं। उसको तकनीक के साथ जोड़ा, उसको डिजाइन के साथ जोड़ा, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा, और आज वो बहुत अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है। आप सोचिए, यूपी के अंदर हमारे पास वर्तमान में 32,000 से अधिक बड़े उद्योग हैं, और इनमें से पिछले 8-9 वर्ष के अंदर 18,000 से अधिक नए लगे हैं। ये सभी नए स्थापित हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुझे याद है, जब मुझे पहला इन्वेस्टर समिट करना था, तो हमारे उस समय के उद्योग मंत्री, राज्य के उद्योग मंत्री और राज्य के हमारे अवस्थापना और औद्योगिक के विकास विभाग के आयुक्त और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे पास आए। उन्होंने कहा, साहब हम लोग एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। मैंने कहा टारगेट क्या है? उन्होंने कहा 20,000 करोड़। मैंने कहा नाम क्या है? उन्होंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मैंने कहा ये नाम तो हटा दीजिए, कम से कम नाम ग्लोबल है, काम कर रहे हैं गांव का। अरे 20,000 करोड़ का निवेश करवाएंगे तो नाम इन्वेस्टर समिट रख दीजिए, रोड शो रख दीजिए, क्यों नाम उसको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखते हो? उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखना है तो लोअर लिमिट 2 लाख करोड़ का रखो। 2017 की अक्टूबर महीने की बात है। वे मुझे देखने, उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन आएगा? मैंने कहा आप लोगों ने छवि ऐसी बनाई हुई थी, अरे अब आएंगे ना, तैयारी करो, रोड शो की तैयारी करो। एक रोड शो में मैं भी जाऊंगा, पॉलिसीज बनाइए। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया तो प्रधानमंत्री जी भी जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत करो। उन्होंने कुछ हमें मार्गदर्शन किया, हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, और मुझे प्रसन्नता है कि जो हमारी टीम सोचती थी उससे कई ज्यादा अच्छा परिणाम, यानी हमें पहले ही इन्वेस्टर समिट में 4,67,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 60% जो प्रस्ताव आए थे उनको हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कराने में भी सफलता प्राप्त की। और उत्तर प्रदेश में अब तक हमें लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगातार हमें वहां पर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमारे पास 75,000 एकड़ का लैंड बैंक भी है। लैंड बैंक स्वाभाविक रूप से हर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक आवश्यक शर्त भी है कि उसको लैंड मिले, बेहतर कनेक्टिविटी हो, पॉलिसी के दायरे में आकर के वह समयबद्ध तरीके से उसे आगे बढ़ा दे। ये सब कुछ आज के दिन पे यूपी के अंदर आपको प्राप्त होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपी का इतना कमजोर था, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर जिन राज्यों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें से यूपी एक है। आप रोड कनेक्टिविटी देखेंगे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी जितनी भी हमारी है वो 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। एक्सप्रेसवे, जब हम लोग 17 में आए थे हमारे पास केवल 1.5 एक्सप्रेसवे था। आज भारत के एक्सप्रेसवे में 60% शेयर यूपी का है।
अकेले यूपी 60% शेयर रखता है। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, सबसे अधिक सिटी में यूपी आज के दिन पे मेट्रो का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मेट्रो का की सेवा दे रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल ये दिल्ली मेरठ के बीच प्रारंभ हो चुकी है। भारत का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में संचालित हो चुका है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर ये दोनों यूपी से होके जाते हैं, उनका जंक्शन भी यूपी के अंदर है। मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे, यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, एक लखनऊ का, दूसरा वाराणसी का, और 2 आंशिक रूप से चलते थे, गोरखपुर और आगरा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर 16 एयरपोर्ट पूरी तरह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बना दिया है। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रधानमंत्री जी ने अभी 29 अप्रैल को उसको लोकार्पण भी किया है। ये राज्य सरकार ने बनाया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारे पास लगभग 14,000 एकड़ लैंड है एयरपोर्ट के पास से। वहां पे हम लोगों ने कार्गो की, लॉजिस्टिक हब बनाने की और एमआरओ की भी फैसिलिटी हम वहां पे उपलब्ध करवा रहे हैं। यूपी आज के दिन पे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर है। यानी जिस मैन्युफैक्चरिंग पावर की मैं बात कर रहा था, यूपी ने 9 वर्ष के अंदर उसको अचीव कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 55 से 60% यूपी के अंदर बन रहे हैं। जब अच्छी खेती किसानी हो, उद्यमियों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग पावर का हब जिस स्टेट को बना दिया जाए, तो उस राज्य को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ने जो बीमारू था 17 के पहले, याद करिए आप में से हर व्यक्ति बीमारू राज्यों की श्रेणी में यूपी को गिनता था। और आज मैं कह सकता हूं कि यूपी बीमार नहीं है। यूपी भारत का इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू है, भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन की भूमिका के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जो उत्तर प्रदेश 2017 के पहले देश की बड़े राज्यों में बॉटम 3 इकोनॉमी में गिना जाता था, आज वह देश की टॉप 3 इकोनॉमी में वह यूपी मजबूती के साथ सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी की जीएसडीपी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। और मैं मानता हूं कि यूपी के अंदर अभी तो हम लोगों ने उसकी नींव को पुख्ता किया है, पिछली सरकारों के पाप के गड्ढों को भरा है। अब इसमें डबल इंजन की सरकार को बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलाने की बारी आई है और उस स्पीड को बनाने के लिए अब हम लोगों की तैयारी है। हर एक सेक्टर में 34 सेक्टोरल पॉलिसीज के साथ, व्यापक लैंड बैंक के साथ, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल बना करके
वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज उत्तर प्रदेश ने, जिस उत्तर प्रदेश के पास देश ही नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन वर्कफोर्स हो, 56% जो हमारी पॉपुलेशन है वह वर्किंग फोर्स है, उन सब की स्किलिंग के साथ आज हम कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश वर्तमान में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए मेरा मानना है कि हम 29-30 तक इसको अचीव करेंगे। मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर विकसित भारत की जिस संकल्पना को दिया है, वह संकल्पना विकसित भारत की तब साकार होगी जब राज्य विकसित होंगे। भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर होंगे। और भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस आत्मनिर्भरता, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका एमएसएमई क्या कर रहा है। मैं कहता हूं हमारा एमएसएमई 3 करोड़ युवाओं को एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए 3 करोड़ लोग कहां जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसीज आप लोगों ने बनाई है, इंसेंटिव आप लोग दे रहे हैं, इसका लाभ क्या है। मैं कहता हूं इंडस्ट्री हमारे साथ आती है तो डेवलपमेंट लेके आती है, और डेवलपमेंट लेने के साथ इनडायरेक्टली हमारे बोझ को कम करती है। किस रूप में? जब वह हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट देती है। याद करिए एक इंडस्ट्री अगर वह 100 लोगों को काम देते तो 100 परिवारों का भरण पोषण कर रही है। सरकार के इस बोझ को उसने अपने ऊपर लिया है, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि हम उसके साथ खड़े हों, हम उसको सुरक्षा दें, हम उसको बेहतर कनेक्टिविटी दें, उसकी सप्लाई चेन को हम बेहतर बनाएं। और वह सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, चाहे वह हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात ही मैं करता हूं, यूपी के अंदर हम लोगों ने 9 वर्षों में उसे 8% से बढ़ाकर के 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इंडस्ट्री की ग्रोथ हमारी लगभग 30% आगे बढ़ी है। इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट का जो पहले यूपी के अंदर जो स्थिति थी, जो प्लान होता था, आज वो प्लान रुका है और बड़ी तेजी के साथ यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट मिलना भी प्रारंभ हुआ है। और मेरा मानना है विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयार है। CII एनुअल समिट के अवसर पर मैं आप सबको एक अन्य पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसको हम हमेशा उपेक्षित समझते थे, और वह है हमारा सर्विस सेक्टर। टूरिज्म के एक हब के रूप में यूपी के अंदर जो संभावनाएं थे, यानी आपको अगर मैं आंकड़े बताऊंगा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आया है। 156 करोड़। मैं मानता हूं उसमें महाकुंभ की बड़ी भूमिका थी। लगभग 66-67 करोड़ तो केवल महाकुंभ में ही लोग आए थे, लेकिन 156 करोड़ तो दुनिया के अंदर किसी भी देश की आबादी नहीं है। उतने लोग यूपी के अंदर आए हैं। एक टूरिस्ट आता है तो अपने साथ कुछ न कुछ एम्प्लॉयमेंट दे करके भी जाता है।
कुछ न कुछ वहां के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान देकर के जाता है, और वह संभावना यूपी के अंदर बहुत अच्छी है। काशी है, अयोध्या है, मथुरा वृंदावन है, विंध्यवासिनी धाम है, या नैमिषारण्य है, सुख तीर्थ है, बौद्ध सर्किट है, सर्वाधिक जैन तीर्थंकर यूपी के अंदर पैदा हुए। भगवान ऋषभ देव से लेकर के अनेक जैन तीर्थंकरों की पावन धरा और उनकी जन्मस्थली यूपी रही है, अवतरण भूमि यूपी रही है। सूफी परंपरा की भूमि